ओके नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अर्ली बर्ड IAS. Okay, see, what I want to tell you today is whenever you are learning something, जब भी आप कुछ भी नया सीख रहे हैं और anything you are learning, कुछ भी आप सीख रहे हैं, make sure कि आप पहले उसके बेसिक सीखें। ठीक है, make sure कि पहले आप उसके बेसिक सीखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएंगे it will be difficult for you to learn it later on. Okay, so keeping that in mind, today I'm here to help you with your geography subject. Okay, आपका जो geography का subject है उससे related आज मैं आपकी help करने वाली हूँ regarding the basics of geography. See, geography is completely just a conceptual subject. Okay, वो पूरा ही एक conceptual subject है, उसमें बहुत सारे concepts हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो ज्योग्राफी के बारे में है वो ये है कि ज्योग्राफी आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे। यू विल बी एबल टू नोटिस दैट, आपको नज़र आएंगी वो एक्टिविटीज़। ओके, दूसरी बात ये कि काफ़ी सारे ऐसे ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं जो आपको अपने आँखों के सामने होते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी बार हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे का ज्योग्राफिकल रीज़न हमें नहीं पता होता, जिनके पीछे का रीज़न हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी जो लोकेशन है उस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि आप नॉर्थ साइड घूमने, इंडिया में नॉर्थ साइड घूमने के लिए आप समर सीज़न में ही जा सकते हैं, दैट इज़ अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल में ही जाना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि क्यों आपको साउथ साइड घूमने यू शुड गो लाइक अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाना चाहिए या जनवरी तक जाना चाहिए। वाई इज़ दैट सो? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? बिकॉज ऑफ द लोकेशन, क्योंकि जितना आप नॉर्थ में जाते हैं उतना आप हाइट पे जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जितना आप नॉर्थ में जा रहे हैं उतना आप हाइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। दूसरी बात, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी समर सीजन है, राइट? इजंट इट? अभी समर सीजन है, तो समर सीजन के दरमियान आप देखना अपने आसपास या अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली वो कोई ना कोई हिल स्टेशन पे घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगे। ओके, जहाँ भी वो घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगे दैट विल बी अ हिल स्टेशन। आप ऑब्जर्व करना, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हिल स्टेशन पे जो टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी मॉडरेट रहते हैं। जितनी गर्मी आपको प्लेन्स पे लगती है, ओके, सेंट्रल इंडिया जितने भी स्टेट्स आते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राइट, तो इन जगहों पे रहकर जब आप, राजस्थान है, जब आपको जितनी गर्मी लगती है उतना अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, मतलब आप पहाड़ों पे चले गए रहने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप कुछ वक्त के लिए पहाड़ों पर चले गए रहने के लिए, तो वहाँ पे गर्मी कम हो जाती है। ओके, और स्लाइटली आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से आपको ह्यूमिडिटी का एहसास नहीं होता। ओके, बहुत कम ह्यूमिडिटी आपको वहाँ पे फील होती है। दैट मीन्स नो पसीना, नो चिप चिप, नो स्वेटिंग। ओके, यू एन्जॉय इट। ऑल्दो इट इज़ हॉट, गर्मी होती है, लेकिन इट इज़ मॉडरेट एंड इट इज़ बेरेबल। वेराज जब भी आप प्लेन्स पे देखते हैं, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे, गुजरात जैसे स्टेट है, राजस्थान जैसे स्टेट है, यहाँ पे मई जून में इतनी गर्मी होती है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट अ फैन इवन। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो ये सभी चीज़ें किसी के, मतलब ये सभी चीज़ों के पीछे का रीज़न है कि आप कैसी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, ओके, इन विच एवर रीजन यू आर लिविंग, इंडिया की किसी भी रीजन में आप रह रहे हैं, आपके आसपास कैसा सराउंडिंग्स है, आप वादियों में रह रहे हैं या आप प्लेन्स पे रहते हैं, ओके, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। इज़ दैट क्लियर टिलिया? आप समर ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्यों? ओके, आपके यहाँ पे ठंडी कम पड़ती है तो ऐसा क्यों? कहीं पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसा क्यों? ओके, ऑल दिस ना, ये सभी चीज़ों के पीछे एक जोग्राफिकल रीज़न होता है। देयर इज़ सम जोग्राफिकल फिनोमिना। क्लियर टिलिया? ओके, अनदर थिंग, अब चलो ये सब तो मैंने बताया कि आपके रीजन के ऊपर बेस्ड है और लोकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब दूसरी बात ये मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि ये दिन रात कैसे होते हैं? ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया? ऐसे ज़्यादातर आप देखना, नोटिस करते होंगे कि जब भी आप सनसेट या सनराइज़ देखने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
जब भी आप सनसेट और सनराइज देखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सनराइज आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे पहाड़ों में से निकल रहा है, पहाड़ों के पीछे कहीं से वो बाहर आ रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही आप सनसेट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ों के पीछे छुप जा रहा है। ओके, काफ़ी बार आपने सुना होगा, लोग ऐसा भी बोलते हैं, सूरज डूब गया। ओके, शाम ढल गई, सूरज डूब गया, सूरज ढल गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब लोग ये बोलते हैं। तो क्या सच में सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, या सनराइज के वक्त वो पहाड़ों में से निकल कर आता है? इज इट दैट वे? ओके, या फिर आपने जैसा कार्टून्स में देखा होगा कि एक तरफ से सूरज ढल गया, दूसरी तरफ से चांद ऊपर आ गया, ऐसा होता है? ओके, सो उसके पीछे भी एक जोग्राफिकल रीजन है जो आज मैं आपको समझाऊंगी। ओके, सो विद दिस हियर आई बिगिन माय इंडेक्स। ओके, कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग वेरी वेरी बेसिक, और सभी कुछ ऐसा ही है जो अपने आसपास देखा ही होगा और जानने की कोशिश भी की होगी, बट ड्यू टू सम रीजन आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। सो यू सी हियर वी आर। देखो, सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज हाउ डे एंड नाइट अकर। डे एंड नाइट जो है कैसे होते हैं, रात और दिन, कैसे पता चलता है कि ये चीज हो रही है दैट मीन्स रात हो रही है, ये चीज है तो दैट मीन्स दिन हुआ है, डे है, कैसे पता चलेगा? ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी बात बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में जब दिन है तो किसी और कंट्री में रात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, सो ये सभी चीज़ें ना एक जोग्राफिकल मतलब काफ़ी सारे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, जोग्राफिकल फिनोमिना से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको आज समझाऊंगी। देन आप सब जानते हैं कि आप, मैं, हम सब, पूरी दुनिया एक ग्लोब, एक प्लैनेट पे बसी हुई है, दैट इज अर्थ। यस और नो, हम अर्थ पे रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, आर मदर अर्थ हम जिसे बोलते हैं। तो हम अर्थ नाम के प्लैनेट पे रिसाइड करते हैं, हम अर्थ नाम के प्लैनेट पे रहते हैं, क्योंकि अर्थ नाम का जो प्लैनेट है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रह सके। ओके, आप मेरे जैसे लोग इजीली ब्रीथ कर सके, आराम से लाइफ जी सके। ओके, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है दैट इज़ एयर, वाटर, ये आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो वो चीज़ अर्थ पे ही अवेलेबल है, बाकी सभी प्लैनेट्स पे ये जो चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो लगभग ना के बराबर मिलती है या फिर मिलना मुश्किल है। ठीक है, सो आज हम जानेंगे कि अर्थ जो है वो मूव कैसे करती है। अर्थ जो है वो मूव करती है, मोशंस, मतलब जब आप किसी के भी मूवमेंट की बात कर रहे हो। ओके, जब भी आप किसी के मूवमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, सो मोशंस ऑफ द अर्थ। दूसरी बात, हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म। कि मैडम हम देखते हैं कि माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं एकदम इन्वर्टेड कोन जैसे, तो लोग इन पे रिसाइड कैसे कर लेते हैं, लोग इन पे रह कैसे लेते हैं, लोग कैसे कह लेते हैं कि हम पहाड़ों में रहकर आए हैं? यस और नो? ठीक है, उत्तराखंड आप जाएंगे, हिमाचल प्रदेश आप जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप पहाड़ों के बीच रह रहे हैं, जैसे आप वादियों में रह रहे हैं। Getting my point? Okay, so because of the surroundings there, because of the environment and atmosphere there, is that clear? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये माउंटेन्स जो आपको इस शेप में दिखते हैं, क्या ये, चलो आप तो पैदा हुए तब से आप देख रहे हैं कि वो इसी शेप के हैं, तो क्या बहुत सालों पहले से ही ये माउंटेन्स ऐसे ही हैं? ओके, या फिर ये भी किसी तरीके से बनते हैं? ओके, ये भी किसी जोग्राफिकल प्रोसेस से बनते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा रिवर्स इन इंडिया। अब सी, वाटर तो जो है ना वो हम सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जीने के लिए। ओके, वाटर जो है वो आपके, मेरे, हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जीने के लिए। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कंट्रीज़ में है ना पानी बहुत महंगा मिलता है, पीने का पानी, यस, पीने का पानी बहुत महंगा मिलता है। कुछ कंट्रीज़ में पानी बहुत मुश्किलों से मिलता है, लेकिन हमने तो ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं की हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में हमारे पास इतनी सारी रिवर्स है कि जहाँ से हमें इतना सारा पानी मिल जाता है। हमारे यहाँ पे जितने माउंटेन्स है ना उन पे टॉप पे बर्फ़ जमी हुई है। ओके, उनके टॉप पर बर्फ़ जमी हुई है, और वो बर्फ़ जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज़ होती है वैसे वैसे वो बर्फ़
पिघलती रहती है और वो रिवर के फॉर्म में नीचे आती रहती है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और वैसे एक और बात बताऊं तो पूरी दुनिया मतलब वर्ल्ड में आप जो पूरा वो ग्लोब देखेंगे ना, पूरी अर्थ देखेंगे, तो उसमें आपको ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आएगा, उसमें आपको ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आएगा। देखो, कैन यू सी दिस, ये रहा, ठीक है, ये इसी अर्थ की मैं बात कर रही हूँ, दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू कलर कितना सारा है, ठीक है। सो ये ब्लू कलर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे अर्थ पे पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। ओके, बट यू नो कोई भी चीज़ जो अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी यूज़ की जा सके, ऐसी कुछ सिचुएशन में हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो हमारे यहाँ पे भी यही है कि ये जितना सारा पानी आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा पानी पीने लायक नहीं है। ओके, ये सारा का सारा पानी पीने लायक नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी सॉल्टी वाटर है। ओके, ज़्यादातर पानी सॉल्टी वाटर है, तो हमारे पीने जितना तो मात्र 2.5% के आसपास है। ओके, कितना, 2.5% के आसपास पीने जितना पानी है। इतना सारा पानी है हमारे पास, और उसमें से सिर्फ 2% जितना पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा पानी हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सलाइन वाटर है। क्लियर टेलिया? सो इंडिया इज़ ब्लेस्ड, ओके, इंडिया की जो हमारी कंट्री है, ओके, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मैनी रिवर्स, ठीक है, जिनमें से काफ़ी सारी ऐसी रिवर्स हैं जिनको हम होली मानते हैं। होली मतलब पवित्र मानते हैं। ओके, हम उसकी पूजा करते हैं, वी वर्शिप दोज रिवर्स। जैसे एक रिवर का नाम आपको मैं बताती हूँ, गंगा। ओके, तो हम इसे सिर्फ गंगा नहीं कहते, गंगा देवी, ओके, गंगा माता, ओके, ऐसा। तो अब सी यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं, दिस इज देयर इज दिस लाइन, ओके, सब चीज़ हमारे यहाँ पे ना, हर चीज़ में हमें भगवान दिखते हैं। ओके, जल देवता, ठीक है। सो लोग ऐसा कहते हैं कि मैडम आपने भी ऐसा सोचा होगा कि मैम हम इन्हें गंगा मैया क्यों कहते हैं। ओके, अच्छा, आपने ये सुना है कि शिव जी ने है ना गंगा मैया को अपने सर पे धारण किया था, ये आप जानते हैं? ठीक है, ज़रूर आपने सुना होगा। तो हमारी जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, वो इसी चीज़ के लिए जानी जाती है, दैट वी बिलीव इन कल्चर, वी बिलीव इन फेथ। ओके, कि भाई हमारा स्पिरिचुअलिटी में जो फेथ है, ओके, हमारा जो अंदर से विश्वास है किसी भी चीज़ में, दैट इज़ अबव एवरीथिंग, ठीक है। उसमें हम कुछ ऐसा काट छाट नहीं करते, जिस चीज़ में हमने हमारा ऐसे हमारी आध्यात्मिकता हमने रख दी, तो बस ऐसा है। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मानो तो गंगा मैया है और ना मानो तो बहता पानी है। फिर लोग ऐसा भी कहते हैं कि अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहा लेना चाहिए, गंगा में एक डुबकी लगा लेनी चाहिए। यस और नो? सो होली रिवर का मतलब होता है कि वो रिवर की हम पूजा करते हैं, वो उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि साक्षात भगवान इसमें बसते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि गंगा घाट पे आरती बहुत सुंदर होती है, सो यू शुड टेक अ विजिट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिवर्स भी बहुत सारी है, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। उसके अलावा ज्योग्राफी में हम और क्या पढ़ते हैं, वी कैन स्टडी द डेजर्ट्स इन इंडिया। देखो, हमारे यहाँ पे रिवर्स है, हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स भी है। ओके, डेजर्ट्स आपने देखा, रेगिस्तान। ओके, राजस्थान को लोग रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ऑल्दो देयर इज़ अ लॉट मोर, और भी बहुत कुछ है राजस्थान में, लेकिन अगर हमें डेजर्ट एंजॉय करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी कंट्री में ही डेजर्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। रेगिस्तान जिसे आप कहते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, ऑफ कोर्स। ओके, ज्योग्राफी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मैप कैसे पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों को तो मैप पढ़ना ही नहीं आता, तो बिना मैप के आप कौन सी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ये बताइए मुझे। आप बिना मैप के कौन सी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? नॉट एट ऑल, यस और नो, ठीक है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि मैप कितने अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, और आपको मैप पढ़ना है तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सी हाउ टू स्टडी अ मैप।
मैप कैसे पढ़ते हैं, मैप में कोई चीज़ कैसे ढूंढते हैं, ओके, मैप में कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है वो कैसे ढूंढेंगे, वो भी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैप्स जो होते हैं वो हमेशा आपको सही गाइड करने के लिए, सही डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं। यस और नो? ओके, सो आज हमारे इंडेक्स में जितना आपको हमने बताया उतना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर विथ मी टिल द एंड एंड यू विल लर्न अ लॉट मेनी बेसिक्स अबाउट योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। क्लियर? ओके, सो ये सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे सन को उगते हुए देखते हैं, आप सनसेट होते हुए देखते हैं। सो मैनी अ टाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू बिलीव इट। ओके, नाउ हाउ डे एंड नाइट अकर। ओके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ डे एंड नाइट अकर। तो इसके पीछे हमारे पास एक फिनोमिना है। ओके, एक फिनोमिनन है हमारे पास इसके पीछे। ओके, और वो फिनोमिना क्या है? ओके, बिकॉज वी आर मूविंग। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से समझना, बिकॉज वी आर मूविंग, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं। समझ आया? सूरज और चांद तो आसमान में ही रहते हैं, वो इधर उधर डूबते नहीं रहते। समझिए ध्यान से मेरी बात। ओके, ना तो वो कहीं से उगते हैं ना वो कहीं पे डूबते हैं। प्लीज गेट दैट राइट। ऑल दिस हैपन्स बिकॉज वी आर मूविंग, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे मैडम हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम तो स्टिल है। ओके, सो यही चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि है ना, हमारी जो अर्थ है ना, ओके, हमारी जो अर्थ है, तो ये हम जो दिन और रात फेस कर रहे हैं ना, वो अर्थ की वजह से करते हैं, ना कि सूरज के डूबने या ढलने की वजह से, ना कि चांद के ऊपर आ जाने या नीचे चले जाने की वजह से। समझ रहे हैं? आसमान वो का वही रहता है, चांद वहीं रहता है, सूरज भी वहीं रहता है। हम हमारी पोजीशन बार बार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी सूरज को फेस करते हैं तो हम कभी चांद को फेस करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब कैसे कोई भी चीज़, जैसे अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप मेरा आगे का फेस वगैरह देख पा रहे हैं, आप मैं आगे से कैसी दिखती हूँ वो आप देख पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं पीछे से कैसी लग रही हूँ? आपको पता चलेगा? नो, नहीं पता चलेगा ना। अब जब अगर इफ़ आई टर्न, अगर मैं इस तरह टर्न हो जाती हूँ तो क्या मैं आपको देख पाऊंगी? नहीं, आई डोंट हैव आईज हियर, मेरे पास यहाँ आंखें नहीं है। सो एक टाइम पे मैं आपके सामने एक ही साइड फेस कर सकती हूँ। यस और नो? तो ठीक वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो भी इस तरीके से घूमती है कि वो एक टाइम पे एक ही हिस्से को सूरज की रोशनी दे पाती है, तो दूसरे हिस्से में अंधेरा होता है, और अंधेरा होता है मतलब रात। इज दैट क्लियर टिल? तो ये बेसिकली हमारी खुद की भी थॉट है, हाँ कि ना? ओके, ये बेसिकली हमारी खुद की भी थॉट है कि अगर लाइट है दैट मीन्स डे, उजाला है, दिन का समय है, और अगर वहीं पे डार्कनेस है तो आपको रात फील होगी। यस और नो? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि सूरज, माफ़ करना, डे एंड नाइट जो है वो हमारे मूव होने की वजह से हमें इस तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ मूव करती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ अलग अलग जगह घूमती रहती है, सूरज तो अपनी जगह ही रहता है, अर्थ मूव करती रहती है। तो उन दो चीज़ों को, या इस तरीके के मूवमेंट, अर्थ के इस तरीके के मूवमेंट को हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में या फिर ज्योग्राफी के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम क्या कहते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, सो सी, दो आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे होंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यस और नो? दो टर्म्स दिखे आपको, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ही टर्म्स वैसे बहुत इजी है समझने में, और उसी से आपको पता चलेगा। ओके, दोनों आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। जस्ट अ मिनट।
आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं वो तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि ये जो हर थोड़े टाइम में हमें सीज़न बदलने की वजह से जो बीमारियां हो जाती है, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, ओके, वो कैसे बदलते हैं, ओके। चलो, सो ये जो हम बोल रहे हैं ना, अर्थ जो मूव करती है ना, ओके, अर्थ जब मूव करती है तो वो दो तरीके से मूव करती है, ओके। दो टर्म्स अभी हमने देखे, एक था रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन, यस और नो, ये दो टर्म्स हमने देखे। अब देखो, जब अर्थ, एक ये डंडी है, ठीक है, एक ये डंडी है, जितना मैं कह रही हूँ उतना ध्यान से सुनिएगा, एक ये डंडी है, जो इसके इर्द गिर्द घूमने की बात हो रही है, देखो वो कितनी स्पीड से घूम रही है, समझ आया, देखो वो कितनी स्पीड से घूम रही है, राइट। तो जब वो एक ही डंडी के सहारे उसके ऊपर घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। अब मैं आपको इसको ज्योग्राफी की भाषा में समझा के बताती हूँ कि व्हेन अर्थ रोटेट्स, रोटेशन बोल रहे हैं, हाँ, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब भी घूमना होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब भी घूमना होता है, लेकिन दोनों का घूमना अलग अलग है। वो कैसे? रोटेशन का मतलब होता है व्हेन द अर्थ रोटेट्स, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओके। तो ये जो आपको डंडी दिख रही है, इसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं, ओके। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ध्यान से समझिएगा, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ऐसा हमने अज्यूम किया है कि एक एक्सिस है जो ऐसे अर्थ को थोड़ा सा टिल्टेड रखती है, ओके। एक एक्सिस है जो अर्थ को थोड़ा सा टिल्टेड रखती है इस तरीके से, और अर्थ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब ध्यान से समझना, वो ऐसे नहीं है, ऐसे है वो एक्सिस। कैसे है? इस तरीके से, और उसके ऊपर हमारी अर्थ है यहाँ पे। तो दो हिस्से हो गए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दो हिस्से हमारे लिए किस तरह काम करते हैं वो आपको धीरे धीरे आगे समझ आएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। अब क्या होता है कि हाँ, सो सी, अब वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। सो व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, once again, when the earth rotates on its own axis, it is called rotation, it is called rotation। तो वो फास्ट 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 घूमती रहती है, ठीक है, इतना भी फास्ट नहीं पर फास्ट घूमती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रिवॉल्यूशन में वो किस स्पीड से घूमती है, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि नहीं, रोटेशन में फास्ट घूमती है। कैसे, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अब वो अपनी एक्सेस पे घूमती रहती है, घूमती रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, इस पोजीशन में आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो कि ये जब इस तरीके से ये अपने एक्सिस पे गोल 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 घूमती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जैसे स्पिनिंग होती है ना, ओके, उसे हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अगर ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है इस तरीके से अपने खुद के रास्ते पे, ओके, ऐसे आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, तो कभी फोटो देखी होगी सोलर सिस्टम की, तो आपको पता होगा ये सूरज है, दिस इज सन, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम में कुछ इस तरीके से लाइंस बनी हुई है, यस और नो, जलेबी जैसी लाइंस बनी हुई है, ठीक है। और इन सभी लाइंस पे अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो लोकेटेड हैं। क्या है? अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो लोकेटेड है, राइट। तो सब अपने अपने गोले में गोल घूमते हैं, सब अपने अपने गोले में घूमते हैं। इज दैट क्लियर? सब अपने अपने गोले में गोल घूमते हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो भी इसी तरीके से गोल घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, समझ आया? वो भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो इसके लिए अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द अर्थ, ओके, व्हेन द अर्थ revolves around the sun, when the earth revolves around the sun,
ओके, सन के इर्द गिर्द वो घूमती है. व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. याद रखना मैंने दो अलग अलग डेफिनेशंस बोली है. When the earth rotates on its own axis, खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं. एंड व्हेन द अर्थ revolves around the sun on its orbit, तो वो जब भी मैंने आपको जलेबियां दिखाई थी ना इस तरीके से, ये ऐसी वाली, ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े गोले आपको दिख रहे हैं ना, ये उनके रास्ते हैं. ओके, ये सभी प्लैनेट्स के पूरे सूरज के इर्द गिर्द रास्ते हैं. सो उनको पाथ के नाम से हम बोलते हैं और ऑर्बिट के नाम से हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट. तो अब जब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि सूरज जो है ना वो तो यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, वो रास्ता जो है ना वो किस तरीके का है? ऐसा है. कैसा है? वेट, इलेप्टिकल है. क्या है? इलेप्टिकल है, यानी कि अंडे के आकार का है. कैसा है? अंडे के आकार का है. और ये रहा, एक मिनट, कुछ इस तरीके से अंडे के आकार का है और सूरज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ है और हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से घूमती है इसके इर्द गिर्द. ओके, तो ये जब वो पूरा रास्ता घूमती है ना, ओके, पूरा रास्ता जब वो घूमती 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 घूमती, याद रखिएगा जब वो इस चक्कर पे घूम रही है ना, इस पाथ पे चल रही है ना, तब भी वो रोटेट तो कर ही रही है. रोटेट करते 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 वो सूरज का चक्कर काट रही है. ध्यान से समझिएगा, रोटेट करते करते वो सूरज का चक्कर काट रही है. गेटिंग माई पॉइंट? रोटेट तो वो कर ही रही है लेकिन धीरे धीरे अपनी जगह से हिल भी रही है, धीरे धीरे. ठीक है, तो ये जैसे जैसे इस ऑर्बिट पे घूमती रहती है ना, जैसे जैसे वो इस ऑर्बिट पे जगह बदलती रहती है, कभी सूरज के बहुत पास तो कभी सूरज से बहुत दूर. समझ रहे हैं? कभी सूरज के बहुत पास तो कभी सूरज से बहुत दूर. ठीक है, सो इस वजह से आप सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं. इस वजह से आप सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप सूरज से कितना करीब है और आप सूरज से कितना दूर है उस पर निर्भर करता है कि आपके गोले पर, यानी कि आपके अर्थ, माफ करना, आपके प्लैनेट पर कितनी गर्मी आ रही है. इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे देखने जाए ना तो सोलर सिस्टम में अर्थ जो है ना वो काफ़ी सही जगह पर है. ओके, एक मिनट दे दीजिए. अब ध्यान से देखिए इस पिक्चर को तो आपको पता चलेगा. ये रहा सूरज. सूरज के सबसे पास में हमारे पास है मर्क्यूरी नाम का छोटा सा प्लैनेट. फिर थोड़ा दूर है वीनस. फिर तीसरे नंबर का प्लैनेट है अर्थ. दिख रहा है? ये देखो लाइंस दिख रही है. तो ये सब प्लैनेट के अपने अपने रास्ते हैं. ओके, ये सब प्लैनेट के अपने अपने रास्ते हैं. समझ रहे हैं? तो हम सूरज से एकदम ठीक डिस्टेंस पे है, ना ज़्यादा पास में है, क्योंकि ज़्यादा पास में होते तो जलते, इतनी गर्मी होती. ओके, और बहुत ज़्यादा दूर होते तो इतनी ज़्यादा ठंडक होती कि हमने सूरज क्या होता है वो शायद पता ही नहीं चलना था. समझ आया? तो इस तरीके से ये अपनी जगह पे इस तरीके से गोल गोल तो घूमती ही रहती है. ठीक है, यहाँ से गोल गोल तो घूमती ही रहती है, वो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती ही रहती है, लेकिन साथ साथ में वो सूरज के भी चक्कर काटती है. समझ आ गया? ठीक है,
तो इस तरीके से जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन बदलती रहती है वैसे वैसे हमारे यहाँ पे सीजन्स एक्सचेंज होते हैं। क्लियर? सूरज से जितना पास उतनी गर्मी, सूरज से जितने दूर उतनी सर्दी। ठीक है? और दूसरी बात, रोटेशन से हमें क्या मिलता है? तो ये इतनी फास्ट 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 घूमती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि देखो इस तरीके से, तो हम जितना सूरज से दूर हैं उतना जैसे जैसे धीरे धीरे हम घूमते हैं, राइट, घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते और इस पे अपनी जगह बदलते रहते। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो सूरज के सामने है, हाँ कि ना? ये वाला जो हिस्सा है वो सूरज के सामने, हाँ या ना? अभी इस बाउंड्री को भूल जाइए, पर वैसे भी आप देखोगे तो ये हिस्सा सूरज के सामने है, यस और नो? ये हिस्सा सूरज के सामने है, तो इसीलिए ये थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, ये थोड़ा ऐसे टिल्टेड है और सूरज के सामने है। तो जो हिस्सा रोटेशन करते वक्त जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उस हिस्से में दिन एक्सपीरियंस यानी डे एक्सपीरियंस किया जाता है और दूसरी तरफ नाइट एक्सपीरियंस की जाती है, क्योंकि एक टाइम पे सूरज के सामने एक ही हिस्सा अर्थ का आ सकता है। क्लियर चलिए? समझ आया? तो अर्थ जब घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, ठीक है, इस तरीके से जब वो रोटेट करती रहती है तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है और जितनी देर सूरज के सामने रहता है उतनी देर वहाँ पे उस जितनी भी जगह है दिख रही है आपको, ये सब छोटी छोटी जगह है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है अंदर, ठीक है, जगह है, वहाँ पे दिन रहता है, बाकी दूसरी तरफ रात रहती है। क्लियर टिल? ठीक है। अब रोटेशन का टाइम स्पैन की मैं बात करूं, ओके, रोटेशन के टाइम स्पैन मतलब कितनी देर में ये अर्थ पूरा चक्कर घूम लेती है? तो 24 घंटे में, जिसमें से आपने ऑब्जर्व किया 12 घंटे आपके पास नाइट होती है, 12 घंटे आपके पास डे होता है। यस और नो? राइट, एज सिंपल एज दैट। तो अर्थ गोल 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 घूमती रहती है, जिसकी वजह से हर थोड़े टाइम में आपको सूरज की पोजीशन में भी बदलाव दिखता है कि भाई आप देखते हैं तो आपको ठीक है, सुबह सुबह आपको सूरज की रोशनी अच्छी लग रही होती है, लेकिन दोपहर के वक्त आपको सूरज की रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपको गर्मी लगती है, और रात को भी आप देखते होंगे। इज दैट क्लियर चलिए? ठीक है, तो सूरज और चांद आसमान में ही रहते हैं, हम गोल गोल घूमते रहते हैं। जब जैसे अभी ये हिस्सा सामने है, ध्यान से, अभी ये हिस्सा सामने है सूरज के, तो यहाँ पे दिन होगा, लेकिन घूमते 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 जब ये हिस्सा सामने आया तो यहाँ पे दिन हो गया और पीछे वाले हिस्से में रात हो गई। क्लियर टिलियर? और घूमा वापस तो यहाँ दिन हो गया, यहाँ रात हो गई। तो याद रखना, डे एंड नाइट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ जो रोटेशन करती रहती है तो अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 घंटे लगते हैं। कितने? 24 आवर्स। ओके, एक साइड से दूसरी साइड आने में, गेटिंग माई पॉइंट, एक साइड से दूसरी साइड आने में। क्लियर टिलिया? सो रोटेशन की वजह से हमें मिलता है दिन और रात। क्लियर? रोटेशन मतलब द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। और अभी हमें गर्मी लग रही है, मतलब अभी हम सूरज के पास वाले हिस्से में हैं, अभी हमें गर्मी लग रही है इसलिए हम सूरज के पास वाले हिस्से में हैं। धीरे 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 हम सूरज से जैसे दूर वाले हिस्से में जाएंगे, हमारे रास्ते में ही जैसे जैसे हम सूरज से दूर की पोजीशन पे आ जाएंगे तब हम विंटर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब सूरज की रोशनी उतनी हमें नहीं मिलती। ठीक है, इसीलिए आप ऑब्जर्व करते होंगे कि साल में कभी हमारे पास दिन बहुत छोटे होते हैं, कभी दिन बहुत बड़े होते हैं, कभी रातें लंबी होती है। यस और नो? ठीक है, तो ये सब हमें मिलता है अर्थ के मोशन से, दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। क्लियर टिलिया? समझ आया? रिवॉल्यूशन की वजह से हमें सीजन्स मिलते हैं और रोटेशन की वजह से हमें डे एंड नाइट मिलता है। ये देखो, जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर डे होगा। ओके, जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर डे होगा। ये देखो, ये रहा अर्थ, थोड़ी देखो टिल्टेड है ना, एकदम ऐसी नहीं है, ऐसे है, राइट? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
सूरज की रोशनी आ रही है, मतलब इतने पार्ट में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वहाँ सभी पे दिन होगा, डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और देखो जिस हिस्से को सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही वहाँ पे नाइट होगी। क्या होगा वहाँ पे? नाइट, यानी कि रात होगी। जाहिर सी बात है जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही वहाँ अंधेरा ही होगा, और अंधेरा होगा मतलब वहाँ पे रात है। क्लियर टेलिया? पता चला डे एंड नाइट कैसे होते हैं। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, तो उस रोटेशन के दरमियान जो एरियाज सूरज के सामने आते रहते हैं वहाँ पे दिन रहता है। धीरे धीरे जैसे अर्थ अपनी पोजीशन बदलती रहती है वैसे वैसे दूसरा हिस्सा सामने आ जाता है और पहले हिस्से में रात हो जाती है। क्लियर? पता चला? सो रोटेशन की वजह से अगेन आपसे सवाल पूछा जाए कि रोटेशन की वजह से हमें क्या मिलता है या हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, तो आंसर आना चाहिए डे एंड नाइट। ओके, डे एंड नाइट। और वहीं पे अर्थ के सन के इर्द गिर्द घूमने से यानी रिवॉल्यूशन करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं सीजन्स। ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। क्लियर टेलिया? अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने दिया है, ठीक है। अब पता चला अर्थ के दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है रोटेशन। रोटेशन मीन्स व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस या फिर रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उसे रोटेशन कहते हैं। एंड व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन it is known as revolution. When the earth moves around the sun it is known as revolution, or when the earth revolves around the sun on its path, on its orbit, it is known as revolution. ठीक है। अब देखो सब जगह अलग अलग रात, अलग अलग दिन। ओके, उजाला वहाँ पे दिन और अंधेरा वहाँ पे रात। तो देखो अर्थ अपनी पोजीशन कितने अलग अलग तरीके से बदलती है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। ओके, तो उस वजह से हम अलग अलग सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। हम कभी समर एक्सपीरियंस करते हैं, कभी हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। इज दैट क्लियर टिलिया? और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अर्थ ना ऐसी पोजीशन में आती है जहाँ पे सूरज की रोशनी हमें इक्वली मिल रही है। ओके, इक्वली मिल रही है, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। और यूजुअली समर्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि आधा एक घंटा दिन ज़्यादा होता है और आधा एक घंटा रात छोटी होती है। तो वहीं पे विंटर्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जो आधा एक घंटा रात लंबी होती है और आधा एक घंटा दिन छोटा होता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा लंबा फ़र्क नहीं होता। क्लियर? इसका एक एग्जांपल आपको याद दिलाती हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों में सुबह 5 साढ़े 5 ही सूरज निकल जाता है और आपको गर्मी लगने लगती है 7 बजे तक। लेकिन सम विंटर्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि 7:30 से लेकर 8 बजे तक अभी तो सनराइज़ ही नहीं हुआ होता, अभी तो सनराइज़ ही नहीं हुआ होता। वैसे ही शाम को समर सीज़न में आप देखेंगे कि इतने बजे तक रात ही नहीं होती, लेकिन विंटर सीज़न में इतने बजे से 6 बजे तक तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 6:30 तक अंधेरा हो जाता है। यस और नो? राइट? सो दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ इज मूविंग, बिकॉज वी आर मूविंग। तो सूरज और चांद जो है वो तो आसमान में ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। इट इज़ वी हु आर मूविंग, और हमारे मूवमेंट की वजह से हम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं और अलग अलग सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ की सन के सामने पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहकर। क्लियर टिलिया? समझ आया? आई रियली होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको पता चल गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप आगे देखते हैं, इसमें और हमें क्या सीखना है। ठीक है, ये देखो तो
रोटेशन जो है उसमें 24 आवर्स के हिसाब से आप डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि अपनी पोजीशन बार बार बदलने की वजह से आप रिवॉल्यूशन में सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। रोटेशन कंप्लीट, एक पूरा रोटेशन जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो पूरा घूम के वापस यहाँ पे ऐसे आने के लिए अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है। रोटेशन ध्यान रखना, रोटेशन, क्लियर। लेकिन रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को लगते हैं 365 डेज, इतने दिन लगते हैं, ओके, इतने दिन लगते हैं, मतलब कि हमारा पूरा एक साल लगता है, ओके। जब अर्थ जैसे यहाँ से जैसे अर्थ ने यहाँ से शुरू किया है तो घूमते 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 वापस वो यहाँ तक आएगी, उसमें उसे एक साल लगेगा। और पूरा एक रोटेशन करने में हमारा दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है 24 आवर्स, ठीक है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ये दोनों के ड्यूरेशन है कि कितना वक्त अर्थ को लग जाता है। क्लियर टेलिया, समझ आया? बस इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर। अब दूसरी खूबसूरत बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इंडिया में, ओके, हमारे इंडिया में, अच्छा ये तो आपने सुना ही होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन जो है वो कहाँ से उगता है? ईस्ट से, ईस्ट की दिशा से वो उगता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, ये हमने सुना है, यस और नो। सो सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? अभी तो मैडम ने कहा कि ना तो सूरज उगता है और ना ही सूरज डूबता है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट? वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब अर्थ रोटेशन करती है ना, ओके, जब अर्थ रोटेशन करती है ना तो सबसे पहले ईस्ट वाला हिस्सा अर्थ के साथ, अर्थ का जो ईस्टर्न हिस्सा है ना, जैसे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ध्यान से, ये वेस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ध्यान से समझिएगा। तो अब जैसे जैसे अर्थ ऐसे घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है तो ये ईस्ट वाला हिस्सा आया। तो हमारी कंट्री में, ओके, हमारी कंट्री जिस तरीके से मैप पे लोकेटेड है ना, उस हिसाब से हमारी ईस्टर्न हिस्सा ये रहा, हमारा ईस्टर्न हिस्सा ये रहा, राइट। तो जैसे अर्थ यहाँ से घूमती है, ये ईस्टर्न हिस्सा है, तो अब हम जैसे ऐसे घूमेंगे तो सबसे पहले हमारे कंट्री में सूरज की किरणें जो है वो अरुणाचल प्रदेश में गिरती है, ओके, बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, तो वो अरुणाचल प्रदेश पर गिरती है। दैट इज़ वाई वी कॉल अरुणाचल प्रदेश एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ओके। यहाँ पे जब तक सूरज उग जाता है तब तक यहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँची होती है। ऑल दिस इज़ वेरी जोग्राफिकल, ओके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में तो सूरज उग चुका है, जबकि गुजरात को तो सूरज की पहली किरण भी नहीं मिली है अभी तक, क्लियर। तो ये सब आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी लोकेशन कितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकेशन है उसकी वजह से, क्लियर टेलिया। तो दैट इज़ वाई हमारा जो एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ओके, उसे हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में होती है और हमारे कंट्री की सुबह, सबसे पहली सुबह अरुणाचल प्रदेश में होती है, क्लियर। इसीलिए हम अरुणाचल प्रदेश नाम के स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, ओके। आपको एरिया दिख रहा होगा एकदम, सबसे वेस्टर्न सॉरी सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा, ओके। सो यहाँ तक हमने समझा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन से हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। रोटेशन से हमें डे एंड नाइट मिलता है, जबकि रिवॉल्यूशन से हमें सीजन्स मिलते हैं। यस और नो, क्लियर टेलिया, आपको आइडिया आया, पता चला कि अर्थ घूम रही है जिसकी वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं, ओके। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट जो आज हमें सीखना है दैट इज़ व्हाट आर माउंटेन्स। अब माउंटेन्स क्या होते हैं? तो माउंटेन्स जो है ना वो ऐसे इन्वर्टेड कोन्स जैसे दिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोन्स जैसे दिखते हैं जो सॉलिड पीसेस ऑफ रॉक होते हैं,
ओके बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पीसेस ऑफ रॉक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, ओके इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, कोन्स के फॉर्म में। क्लियर? तो अब वो कोन्स ऐसे इन्वर्टेड कोन्स के फॉर्म में, तो अब ये सवाल उठता है कि ये ऐसे ही उठे हैं ज़मीन में से या ये कैसे बने। ओके ये ऐसे ही उठे या कैसे बने। दूसरी बात ये, माउंटेन्स जो है ना वो हमेशा हमारे लिए एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करते हैं। ओके एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स क्रॉस करके किसी कंट्री में घुसना मुश्किल है। पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यस और नो? तो पहाड़ों पे चढ़ के, पहाड़ों को क्रॉस करके, उन्हें पार करके फिर किसी कंट्री में एंटर करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो लकी है, इंडिया जो है वो लकी है, क्योंकि हमारे पास भी पूरी माउंटेन की ऐसी एक रेंज है। ऐसे जब कंटिन्यूसली आपको माउंटेन्स दिखते हैं ना तो उन्हें हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो हमारे पास भी एक हमारी बॉर्डर पर, ओके इस तरीके से हमारा जो इंडिया है उसकी बॉर्डर पर हमारे पास यहाँ पे माउंटेन्स लोकेटेड है। माउंटेन्स जो है वो यहाँ पे है, जिसकी वजह से जल्दी से कोई भी बाहर की कंट्री का व्यक्ति हमारी कंट्री में आसानी से आ नहीं सकता। ओके ये देखो यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स हैं। समझ रहे? तो हमारी कंट्री की बाउंड्री बना दी मैंने, इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ पे जो नेपाल कंट्री है दिख रहा है, नेपाल, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ आप जानते हैं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, राइट? ये सब अलग कंट्रीज़ हैं और हम अलग कंट्री है। क्लियर? पाकिस्तान अलग कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है, यस अफ़गानिस्तान अलग कंट्री है। तो ये सब अलग अलग कंट्री है। तो किसी भी तरीके से कोई भी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति हमारी मर्जी बिना हमारी कंट्री में नहीं एंटर कर सकता। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा रास्ता आपके सामने रखती हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा रास्ता है, ठीक है, ये एक सीधा रास्ता है और यहाँ पे एक ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, दूसरी तरफ यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है? और ये उसके रास्ते ध्यान से समझना, ठीक है? उसे इस पे से कूद के जाना है। हाँ, फिर यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, फिर यहाँ पे 2-3 एक पहाड़ है जो उसे चढ़ के जाने होंगे, ठीक है? फिर यहाँ से रास्ता थोड़ा ऐसा उल्टा सीधा है, यहाँ पे नदी है जो उसे क्रॉस करके तैर कर जानी होगी। तो अब आप मुझे सोच कर बताइए कि ये इंसान जल्दी पहुँचेगा यहाँ पे या ये इंसान जल्दी पहुँचेगा? तो जहाँ जिस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा आपको मुश्किल लगेगी उसे पार करने में। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो माउंटेन्स है ना, उनमें भी बर्फ़ जमी हुई रहती है और वो बर्फ़ में चल पाना, वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर? इसलिए जल्दी से कोई इंडिया की कंट्री जो है उसमें एंटर नहीं कर पाता। इसीलिए माउंटेन्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए इस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? और माउंटेन्स हमें काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्लियर? और माउंटेन्स हमें सीनिक ब्यूटी तो देते ही हैं। ओके चलो, आप कभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा माउंटेन्स की रियल ब्यूटी क्या होती है। क्लियर? अब देखो माउंटेन्स जो है वो बनते कैसे हैं वो हम यहाँ पे ध्यान से जानेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी, मुझे ध्यान से देखिएगा। मैं जो कुछ भी लिखती हूँ बोलती हूँ मुझे ध्यान से सुनिएगा। एक बार और कहूँगी कि मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके, मेरी पीपीटी इट इज़ ओके बट लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब सी, जैसे आपने देखा कि हमारा जो ग्लोब है कि मैडम उस पर तो हमने ब्लू ब्लू बहुत देखा, लेकिन वो ब्लू ब्लू के साथ ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लैंड के पीसेस भी हैं। ओके, बड़े बड़े लैंड के ऐसे हमारे पास पीसेस भी हैं। क्लियर? तो ये सब जो लैंड के पीसेस हैं, क्या ये पहले से ही ऐसे अलग अलग हैं? ओके, क्या ये पहले से ही ऐसे अलग अलग है? ठीक है, तो ये सब के पीछे पूरी एक स्टोरी है कि ये जो
कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे, तो ये जो बड़े बड़े लैंड पीसेस है ना, ये सब पहले पूरे सबसे पहले ये ऐसे एक बड़ा सा पीस हुआ करते थे, ओके। ये पूरा एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करते थे जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे, ओके, पेंजिया। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे नेचुरल सिचुएशंस की वजह से, ओके, दूसरे इंटरनल फोर्स की वजह से, ओके, अर्थ में से नीचे से भी प्रेशर आने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पीसेस थे ना, ये सब अलग अलग कट के अलग हो गए, छूटे हो गए, एकदम अलग अलग कट गए और सब अलग अलग हो गए। क्लियर टेलिया। तो ये जो अलग अलग लैंड के बड़े बड़े पीसेस हुए, उन्हें हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको मैप बताती हूँ। देखो ये ध्यान से दिख रहा है आपको, तो ये जितना भी ब्लू ब्लू एरिया है ये हमारे लिए वाटर है, और जितना भी ये ग्रीन एरिया है ये हमारे लिए लैंड के पीसेस हैं। हाल फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। तो ये जो लैंड के पीसेस है ना, तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं कुछ फोर्सेस की वजह से, ओके, धीरे धीरे ये मूव करते हैं कुछ फोर्सेस की वजह से। जैसे कि आप जानते हैं, आप हवा में कुछ भी थ्रो करेंगे तो वो नीचे आएगा ही, यस और नो। अनटिल अनलेस उसे रोकने वाली वहाँ कोई चीज़ नहीं है, तब तक आप जब भी कुछ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे तो आएगा ही। तो वैसे ही ये जो लैंड के पीसेस है ना, ये भी किसी फोर्स की वजह से मूव करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते, लेकिन वो मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ओके, वो मूव करते हैं, ठीक है। तो जब वो मूव करके अपनी जगह बदलते हैं, ओके, जब वो मूव करके अपनी जगह बदलते हैं तो वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को ओरिजिनेट करते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स को बर्थ देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब ये पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये जो दो है ये हमारे पास लैंड पीसेस हैं। तो अब ये जब दोनों साथ में आएंगे, एक मिनट, ये जब दोनों, अब दो लैंड के पीसेस ऐसे हैं, समझिए ध्यान से, दो लैंड के पीसेस हैं, तो जब वो साथ में ऐसे आते हैं, व्हेन दे कोलाइड, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 ज़मीन जो है वो इस तरीके से उठ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से और नीचे से प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जो लैंड के पीसेस हैं, जो ज़मीन है, वो इस तरीके से शेप ले लेती है, इसीलिए हम उन्हें माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आप देखना कहीं कहीं पे आपको ऐसे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स देखने मिलते हैं, मतलब हमारी इंडिया की जो कंट्री की जो प्लेट है, वो जब दूसरी कंट्री की प्लेट से टकराई, तब हमारी और उस कंट्री के बीच में ये माउंटेन्स खड़े हो गए। क्लियर? और वो माउंटेन्स हैं हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कोई कंट्री के लोग हमारी कंट्री में जल्दी से एंटर नहीं कर पाते, बिकॉज हिमालयाज है यहाँ पे, ओके। दूसरी बात, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन पीक, ओके, वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट की, ओके। माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, यस और नो? ओके, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पीक है, क्योंकि वो सबसे हाइट में लंबा और ऊंचा है। क्लियर टेलिया? तो वो भी इन हिमालयन रेंजेस का ही हिस्सा है। और हिमालयन मतलब, हिम का मतलब होता है कि आइस, ओके, और आलय मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि माउंटेनियस रीजन जैसा होता है, ठीक है। सो हिमालय जो है वो हिमालयन रेंजेस जितनी हमारी है, उन्हीं का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, ओके, उन्हीं का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। और हमारे यहाँ पे भी ये हिमालयन माउंटेन की जो रेंजेस हैं, उसके अलग अलग पीक्स देखने को मिलती है। क्लियर? अब ये हिमालयन माउंटेन्स हमारी कंट्री में, ओके, मैप पे आपको कहाँ देखने मिलते हैं? तो देखो कितनी सारी ये दिख रहे हैं सब, ये जो नाम लिखे हुए छोटे छोटे ट्राइंगल बनाए हुए हैं ना, ये सब अलग अलग पीक्स है तो सब माउंटेन्स ही, पर अलग अलग बड़ी बड़ी पीक्स है जिनकी कुछ सिग्निफिकेंट
हाइट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 8000 मीटर्स, 8000 मीटर्स से भी लंबी उसकी ऊंची हाइट है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं और ये पूरी रेंजेस है यहाँ तक फैली हुई, ठीक है। जिस वजह से चाइना जैसी कंट्री का कोई भी व्यक्ति हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाता है इजीली, क्योंकि बर्फीले पहाड़ है, देखो। और कंचनजंगा जो है वो एक मेन माउंटेन पीक है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। हिमालय से छोटी, सॉरी माफ करना, माउंट एवरेस्ट से छोटी है हाइट में, ओके, माउंट एवरेस्ट से हाइट में छोटी है, ओके, बट कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ओके, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। क्लियर? अब जैसे अब ऊंचाइयां तो बहुत देख ली कि मैडम डेजर्ट, अब सॉरी माउंटेन्स हमने देख लिए, तो वैसे ही डेजर्ट हमारे पास है, रेगिस्तान जिसे आप कहते हैं ना, ओके। तो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है दैट इज थार डेजर्ट विच इज स्प्रेडेड इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, दिन में इतनी गर्मी लगती है कि आप वो लू में, इतनी गर्मी होती है कि इतनी गर्म हवा चलती है, आप वो जो रेत होती है ना उसमें पैर नहीं रख सकते, इतनी गर्म हो जाती है वो। और रात में आपको इतनी ठंड लगती है कि आपके लिए पंखा भी बहुत ज़्यादा है। समझ आया? तो डेजर्ट्स में आप ऐसा अपने आसपास एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आप कैमल को, वहाँ पे आप कैमल राइड कर पाते हैं, राइट। सो यूजुअली पीपल रेगिस्तान, माफ़ करना, ऐसे सब डेजर्ट एरियाज़ में ऐसे घूमने जाते हैं टू लिव दैट टेंट लाइफ, ओके, तंबू वाली लाइफ जीने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, वैकेशंस के लिए वहाँ जाते हैं, ठीक है। इंडिया में थार डेजर्ट जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा पंजाब में, थोड़ा सा हरियाणा में और थोड़ा सा राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। ये इंडिया में जितना है ब्राउन ब्राउन हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब उतने एरिया में बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, दूर दूर तक कोई रहता नहीं और दूर दूर तक कोई पानी की सुविधा नहीं है। रेगिस्तान में तो कौन ही रह सकता है, आप जानते हैं, और वहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही रिवर्स इन इंडिया, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं जो हमारे, मतलब जो रिवर्स, जैसे मान लेते ही रिवर फ्लो हो रही है, तो इसके आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब कोई इस रिवर का पानी यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए ये एक मेजर सोर्स बन जाता है उनके सर्वाइवल के लिए। उनके जितने भी काम है वो ये रिवर के पानी की मदद से पूरे कर पाते हैं। मतलब आसपास के जितने भी एरिया हैं उनको ये रिवर द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है इस रिवर के थ्रू। क्लियर? तो हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ में भी बहुत सारी है, और ये जितनी भी आपको ब्लू लाइंस दिख रही है ना, ये सब हमारी कंट्री की रिवर्स है। याद रखना, हमारी कंट्री की बॉर्डर के अंदर जितनी लाइंस दिख रही है वो हमारे लिए एज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई काम करती है, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे कितनी सारी है, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, ओके, कितनी सारी है, नर्मदा है, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ऑलराइट। सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जिन भी एरियाज में रिवर आपको दिख रही है, रास्ते दिखे आपको, रिवर के रास्ते दिखे ना, उन सभी के आसपास के एरियाज में इन रिवर्स द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है। और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर गंगा, ओके, जो कि हिमालयन माउंटेन्स के ग्लेशियर से निकल कर आती है। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि भाई वो गंगा मैया है, ओके, भगवान ने स्वयं हमारे लिए ये नदी का पानी भेजा है। ऐसा उसे अमृत के समान प्योर मानते हैं, होली मानते हैं। क्लियर? सी देखो गंगा का आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये रहा, देखो ये हमारी गंगा रिवर का रास्ता है, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। फिर बहुत सारी आसपास की जो रिवर्स है वो आके इसमें मिलती है, वो अलग बात है, ठीक है। सो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है रिवर गंगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ईस्ट में हमारे पास है ब्रह्मपुत्र, देखो ये रही, जो यहाँ से एंटर करती है इंडिया में। उससे पहले ये बाहर की तरफ फ्लो हो रही है चाइना में, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ से वो इंडिया में अंदर एंटर कर जाती है। क्लियर टेलिया? ये रही हमारी रिवर ब्रह्मपुत्र।
ओके, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। ओके, उनकी वजह से काफ़ी सारे आसपास के एरियाज़ को पानी भी मिलता है और वैसे होली भी हम इन्हें मानते हैं। ठीक है, दिस इज गोदावरी जो कि साउथ में है। ठीक है, दिस इज नर्मदा जो इस तरीके से यहाँ पे हमारे गुजरात में और यहाँ महाराष्ट्र के आसपास फ्लो करती है। ये इसका पूरा रास्ता है, छोटी छोटी रिवर्स आके इसमें मिलती है। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर एज वेल। सो हमारे यहाँ पे इतने सारे अलग अलग आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, राइट। अब मैप क्या होता है? मैप एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बताता है या फिर किसी भी चीज़ की सही लोकेशन का अंदाज़ा देता है। ओके, दैट हेल्प्स यू फाइंड प्लेसेस, जो आपको प्लेसेस ढूंढने में मदद करता है। अब जब भी आप मैप देख रहे हैं ना, तो अभी आपने दो तरह के मैप देखे। एक में आपने देखा कि है ना बहुत सारी रिवर्स आपको नज़र आ रही है, यस और नो, बहुत सारी ब्लू लाइंस आपको दिख रही है। एक अभी मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे पूरा मैप था जिसमें ग्रीन 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 2-3 ऐसे 4-5 ऐसे लैंड मासेस थे, बाकी पूरा ब्लू कलर का था। तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा मैप देखना है? सो ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा मैप होता है दैट इज वर्ल्ड मैप। ओके, पूरा का पूरा बड़ा सारा वर्ल्ड मैप होता है, यानी पूरी दुनिया का मैप। ओके, पूरी दुनिया का मैप, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ओके, वो सब इस पे आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, बस ये जो वाइट एरिया है वो आपके लिए वाटर है, बाकी जितने भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ये सब लैंड एरिया है। इज दैट क्लियर टिलियर? ये सब लैंड एरिया है, ऑलराइट। और ये बड़े बड़े पीसेस को हम एक साथ बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। अब इसमें हम मैप ऑफ इंडिया कैसे ढूंढें? हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो मैं आपको पहले बताती हूँ। ये सी इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब थोड़ा यहाँ जूम इन करती हूँ। ये मैप, ये साइज देखना, हाँ मैप का ये वाला पार्ट जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है ना, उतना ही देखना। और ये देखिए, कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है। ये शेप दिख रहा है और ये शेप देखिए, सॉरी, हाँ ये रहा, दिखा? तो हमारा जो इंडिया है वो ये बड़े वाले लैंड पीस का हिस्सा है, बड़े वाले लैंड पीस का हिस्सा है। क्लियर? और अब ये बड़े वाले लैंड पीस का नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक ही मिनट। अब ये जितने भी आपको बड़े बड़े लैंड मासेस दिख रहे हैं ना, इन लैंड मासेस के कुछ नाम है, ध्यान से देखना, सब अलग अलग शेप के अलग अलग नाम है। ओके, सो ऑल टुगेदर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े लैंड पीस कितने हैं? 7। कितने? 7 बड़े बड़े लैंड पीस हैं, उसमें छोटी छोटी कंट्री है। देखो, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। समझ आया? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ओके, तो एशिया में हमारा इंडिया ये रहा। यस और नो? सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। समझ आया? बड़ा सा लैंड पीस एशिया का, उसमें हमारा इंडिया छोटा सा हिस्सा है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव देयर। तो ये याद रखिएगा कि वी हैव ऑल टुगेदर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। क्लियर टिलियर? एशिया के कॉन्टिनेंट का हिस्सा, एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है हमारा इंडिया। और जूम इन करेंगे तो हमारा इंडिया कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें आपको ये सब स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं। तो जब आपको ऐसे बहुत सारी जगह के नाम दिख रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। वो क्या था जिसमें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे थे? वर्ल्ड मैप। ओके, और ऐसे जब आपको स्टेट्स दिख रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप,
जिसमें हम कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस का डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मैं राजस्थान में हूँ और मुझे ओडिशा आना है, तो मुझे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होके आना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज पॉलिटिकल मैप। फिर आप इसमें हर एक जगह को जूम इन करके भी देख सकते हैं। और इस तरीके से जो मैप आपको माउंटेन्स के बारे में बताता है, रिवर्स के बारे में बताता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, जितने भी अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, लैंड द्वारा बनाए जाते हैं, कहीं पे आपको उठी हुई ज़मीन दिखती है, कहीं पे ऐसी ज़मीन दिखती है, कहीं पे आपको खाई जैसा दिखेगा, यस और नो, तो ये सब आपको देखना है, तो दैट इज़ फिजिकल मैप कि भाई कौन सा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर टिल हियर? ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आज हम सीखने वाले थे कि कहाँ पे आपको अगर प्लेस ढूंढनी है तो पॉलिटिकल मैप, अगर किसी पहाड़ को ढूंढना है कि भाई कौन सा पहाड़ कौन से एरिया में है, तो उसके लिए आप देखेंगे फिजिकल मैप। क्लियर टिल हियर? ओके, इससे ज़्यादा डिटेल में ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया में हमारे पास कौन से पहाड़ हैं, कितनी रिवर्स हैं, ये सब जानेंगे हम डिटेल में। ओके, so I hope it was an interesting session. All right, we'll be meeting soon in the next session. Till then, you please better take care of yourself and keep enjoying with me these geographical concepts, and make sure that you revise the video thoroughly well, and all the very best for the test. Thank you so much.